हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए एक पूरे पेपर का सलूशन करने वाले हैं। जैसा कि ग्रुप डी का एग्जाम 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और जिस लेवल के और जिस पैटर्न के जीके, साइंस, करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग का पूरा पेपर आने वाले हैं सेम टू सेम, उसी तरह एक पूरे पेपर का सलूशन इस क्लास में आपके बीच होने वाला है और आप खुद सभी सवालों को हल करने वाले हैं। क्योंकि साथियों, इस क्लास से और इस पेपर से आपको ये पता चलने वाला है कि जो आपके पेपर में साइंस के 25 सवाल आएंगे वो किस लेवल के पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जीके के 20 सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं आपको ये पता चलने वाला है, प्लस 25 सवाल मैथ के कैसे पूछे जाएंगे आपको ये पता चलेगा। और लास्ट में 30 सवाल जो रीजनिंग पूछे जाएंगे वो किस लेवल के और कहां से और किस टाइप के पूछे जा सकते हैं आपको एक अंदाजा मिलने वाला है। तो साथियों, आपको अपने शिफ्ट में और अपनी परीक्षा में जाने से पहले इस पूरे पेपर को हल करना है और बीच बीच में आप सभी को हम कुछ सवालों का होमवर्क भी देते रहेंगे, उसको आपको हल करना है। ठीक है, लास्ट में आप सभी से स्कोर पूछेंगे। याद रखिएगा, साइंस के सबसे पहले 25 सवाल को डिस्कस करेंगे तो कम से कम आप सभी का 10 से 11 सवाल सही होना चाहिए। जो जीके का 20 सवाल होगा कम से कम आप सभी का 9 से 12 के बीच में सवाल सही होना चाहिए। उसका साथियों, रीजनिंग और मैथ में भी आप सभी का मिलाकर केवल 8 से 9 सवाल सही करिएगा। ठीक है, इतना टारगेट आपको पूरा करना है। तो चलिए इस पूरे पेपर को हल करते हैं, देखते हैं आप लोग कितना स्कोर करते हैं और हम कितना स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पशुपालन हमें शहद उत्पादन में मदद करता है। यह साथियों 2025 के पेपर में सवाल पूछा था कि कौन सा पशुपालन हमें शहद उत्पादन में मदद करता है। तो साथियों, मधुमक्खी पालन है जो कि हमें शहद उत्पादन में मदद करते हैं। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परागण का कारक यानी कि एजेंट नहीं है। तो साथियों, कौन सा परागण का कारक यानी कि एजेंट नहीं है। प्रकाश नहीं है, जल नहीं है, पवन, या तो साथियों पशु। बताइए कौन नहीं है। याद रखिएगा, प्रकाश नहीं है भाई। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को किस पर रखा जाता है। बताइए साथियों, अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को किस पर रखा जाता है। तो याद रखिए, वक्रता केंद्र से परे पर रखा है जब वस्तु को। ठीक है, सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइए साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaSO4 हाफ H2O होता है, पीओपी का रासायनिक सूत्र। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व +2 संयोजकता दर्शाता है। तो साथियों, वो कौन सा तत्व है जो कि +2 संयोजकता दर्शाता है। हीलियम है, बेरिलियम है, हाइड्रोजन है, या साथियों लिथियम है। कौन सा तत्व है जो कि +2 संयोजकता दर्शाता है। तो वो साथियों बेरिलियम है। क्लियर। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला और साथियों, आगे बढ़ने से पहले भाई पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुके हैं। जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, जो अंतिम साथियों 14 दिन आप सभी के पास बच रहे हैं, बस इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए भाई। इसमें आपको कंप्लीट जीके, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग और साइंस का पूरा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो साथियों देखिए, व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करके मात्र साथियों 25 रुपये पे करके ये सारे क्वेश्चन मंगवा सकते हैं। कम समय में भाई आपकी ज़्यादा तैयारी होने वाली, प्लस प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर इसके साथ आपको फ्री में हम दे देंगे, कंप्लीट वो भी। ठीक है, तो साथियों जल्दी करिए, इस नंबर व्हाट्सएप करके ये सारे क्वेश्चन अभी आप लोग मंगा लीजिए। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा आबंध बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिकों से बना होता है। तो भाई कौन सा आबंध बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिकों से बना होता है। तो साथियों कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध बोलते हैं, जो कि साथियों ये बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक से बना होता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, प्रोपेनोन किस समजातीय श्रेणी से संबंधित है। तो जो साथियों प्रोपेनोन है ये किस समजातीय श्रेणी से संबंधित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये तो कीटोन से संबंधित होते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेंगे। अयस्क में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी
अवांछित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? बताइए साथियों, अयस्क में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अवांछित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए भाई, गैंग कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। धावन सोडा किस यौगिक को गर्म करके बनाया जाता है? तो साथियों, धावन सोडा किस यौगिक को गर्म करके बनाया जाता है? तो याद रखिए भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस पूरे पेपर को साथ हम जल्दी हल करने वाले भाई, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को हल करने का टारगेट हम रखेंगे अंतिम 2 हफ्ता जो हमारे पास बचे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जीव समूह में लिंग निर्धारण पर्यावरणीय तापमान के कारण होता है? तो साथियों, किस जीव समूह में लिंग निर्धारण पर्यावरणीय तापमान के कारण होता है? तो वो साथियों कुछ सरीसृपों में। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। ध्वनि की चाल की गणना किन 2 तरंगों गुण धर्मों का गुण करके की जाती है? तो साथियों, ध्वनि की चाल की जो गणना होती है वो किन 2 तरंगों गुण धर्मों का गुण करके की जाती है? तो एक तरंगदैर्घ्य की और एक आवृत्ति की जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। नर तथा मादा युग्मक के संलयन से आरंभ होने वाले जनन को क्या कहा जाता है? तो साथियों, नर तथा मादा युग्मक के संलयन से आरंभ होने वाले जनन को क्या कहा जाता है? तो भाई लैंगिक जनन कहा जाता है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का अणु है? तो साथियों, कौन सा यौगिक का अणु है? तो ध्यान रखिए भाई, वो H2O है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। द्रव्यमान m और त्रिज्या r वाले ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक क्या होगा? बताइए साथियों, द्रव्यमान कैपिटल M है और त्रिज्या कैपिटल R है, इन ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक क्या होगा? तो भाई याद रखिएगा, स्मॉल g बराबर gm अपान में r स्क्वायर होगा भाई, ये फॉर्मूला। यानी कि कौन सा ऑप्शन से? ये डी ऑप्शन, देखिए परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। क्लोरीन परमाणु के Kl और M सेल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा? भाई क्लोरीन जो होता है इसकी पहले परमाणु संख्या कितनी होती है? 17। तो आपको तैयार करना होगा KLM, यह ना नहीं पूछा है। यानी कि साथियों देखिए 2 फिर 8 8 2 10, कितना बच रहा है? 7, यानी कि 2 8 7 में होगा। यानी कि पहला ऑप्शन भाई, जब आप इसको बनाएंगे तो पहले कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 भरेंगे। अब पूरा बैलेंस बनाना होगा हमें, 17 इलेक्ट्रॉन का ना, तो पहले में 2, दूसरे वाले में 8 और लास्ट वाले में 7, तभी तो 8 2 10 और 17 बनेंगे ना। क्लियर, इस तरह से। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। एक विद्यार्थी एक चमकते बल्ब के टर्मिनलों पर एक वोल्ट मीटर जोड़ता है, वोल्ट मीटर क्या मापता है? बताइए साथियों, वोल्ट मीटर क्या मापता है? तो बल्ब में विभवांतर मापता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या बनेंगे? मादा मानव में जब अंडा निषेचित नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो साथियों, मादा मानव में जब अंडा निषेचित नहीं होता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ध्यान रखिएगा भाई, रजोधर्म प्रक्रिया होती है। डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। किस कार्बन अपरूप में परमाणु षटकोणीय परत संरचना व्यवस्थित होते हैं जिसमें परतों के बीच ना दुर्बल बल होते हैं? बताइए भाई, किस कार्बन अपरूप में परमाणु षटकोणीय परत संरचना व्यवस्थित होते हैं जिसमें कि परतों के बीच में दुर्बल बल होते हैं? तो वो सातों ग्रेफाइट में होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेंगे? किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि कोई चुंबक एक धारावाही चालक पर बराबर और विपरीत बल लगाता है? वो कौन से वैज्ञानिक थे जिसने यह सुझाव दिया कि कोई चुंबक एक धारावाही चालक पर बराबर और विपरीत बल लगाता है? तो वो साथों एम्पियर साहब थे। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोर क्षार प्रक्रिया में निर्मित नहीं होता है? तो साथियों, कौन सा क्लोर जो अल्कली है वो प्रक्रिया में निर्मित नहीं होता है? तो वो सोडियम कार्बोनेट में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर विघटित होकर बिना बुझा चुना देता है?
तो साथियों कौन सा पदार्थ गर्म करने पर विघटित होकर बिना बुझा चुना देता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, वो सी है, CO3 है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या बनेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक स्राव हमारे शरीर को नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है? तो साथियों वो कौन सा रासायनिक स्राव है जो कि हमारे शरीर को नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है? तो ध्यान रखिएगा भाई, वो हार्मोन होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे एग्जाम के लिए। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। ओजोन के एक अणु में कितने भाई परमाणु होते हैं? बताइए कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं ओजोन के एक अणु में? ओजोन का फॉर्मूला आपको याद है, कितना होता है भाई? O3 होता है। तो एक अणु में 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो इस सवाल का देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। निम्नलिखित में से किसका संगठन परिवर्ती होता है? तो साथियों किसका संगठन परिवर्ती होता है? तो याद रखिए भाई, पीतल का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो साथियों H2O में ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? तो पूरे 2 होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए साइंस के 25 सवाल कंप्लीट हो गए भाई। अब आप बताइए कि आपका साइंस के सेक्शन में कितना स्कोर बना। अब हम लोग जीके के सवालों को हल करेंगे भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है? तो साथियों वो कौन सा त्यौहार है प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है? तो साथियों पोंगल त्यौहार है। ठीक, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? राय साथियों किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो ध्यान रखिए ये मध्य प्रदेश का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 के राइट आंसर क्या बनेंगे? भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? बताइए साथियों, भारतीय शास्त्रीय गायक जो पंडित जसराज है किस घराने से संबंधित है? तो ये मेवाती घराने से संबंधित है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। कौन सा त्यौहार भगवान जगन्नाथ की पूजा को समर्पित है? तो साथियों कौन सा त्यौहार भगवान जगन्नाथ जी की पूजा को समर्पित है? तो वो साथियों रथ यात्रा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। 1983 में जब भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता तब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो दोस्त मेरे 1983 में जब भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता तब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे उस टाइम? तो उस समय कपिल देव थे भाई। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। नाट्य कला और रंगशाला पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ का नाम क्या है? तो साथियों नाट्य कला और रंगशाला पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ का नाम क्या है? तो भाई नाट्य शास्त्र है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। भारत में शहरी आवास की कमी को दूर करने के उद्देश्य से प्रमुख मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो साथियों भारत में शहरी आवास की कमी को दूर करने के उद्देश्य से जो प्रमुख मिशन था प्रधानमंत्री आवास योजना, इसकी शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो ध्यान रखिएगा भाई 2015 में इसकी शुरुआत की गई। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। सिंधु घाटी काल में शिल्प उत्पादन के लिए सीप यानी कि सेल्स कहाँ से प्राप्त की जाती थी? तो साथियों सिंधु घाटी काल में शिल्प उत्पादन के लिए जो सीप यानी कि सेल्स थी वो कहाँ से प्राप्त की जाती थी? तो ये साथियों नागेश्वर से प्राप्त की जाती थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। बुद्ध के पूर्व अस्तित्व में से एक विवरण देने वाली एकल कथा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? बुद्ध के पूर्व अस्तित्व में से एक विवरण देने वाली एकल कथा किस नाम से जाना जाता है? तो भाई जातक के नाम से जाना जाता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। कलिंग का युद्ध अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की किस वर्ष लड़ा गया था? बताइए साथियों, कलिंग का युद्ध अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। भारत में शक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों भारत में शक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भाई ये तो माओ यानी कि मोगा द्वारा की गई थी भारत में शक वंश की स्थापना। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे।
अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, भारत में मयूर सिंहासन किसने छीना? यानी कि साथियों भारत से मयूर सिंहासन किसने छीना, ये सवाल पूछ रहा है। तो भाई नादिर शाह ने भारत से मयूर सिंहासन छीना था। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? तो साथियों किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर जो भाई की आक्रमण किया था? तो हुमायूं के। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, 100 वर्षों की विजय और प्रशासन के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष में एक बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा था? 100 वर्षों की विजय और प्रशासन के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष में एक बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा था? तो भाई 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। भाई लास्ट में स्कोर पूछेंगे। पहले तो साथियों आप चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए भाई। ठीक है, 1857 की विद्रोह के दौरान जगदीशपुर का राजा कौन था? बताइए, 1857 की विद्रोह के दौरान जगदीशपुर का राजा कौन था? तो कुंवर सिंह थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी? तो साथियों 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी? दोस्त मेरे याद रखिएगा, पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत की मंजूरी दी गई थी। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? साथियों मेरे स्वदेश सेवक होम ये किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? तो भाई याद रखिए गदर आंदोलन से संबंधित है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है? दोस्त मेरे भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है? तो वो चौथी अनुसूची में भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित एक नीति निर्देशक सिद्धांत है? बताइए साथियों, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित एक नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो दोस्तों मेरे याद रखिएगा अनुच्छेद 48 में भाई उल्लिखित एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, दक्षिण भारत की पेन्ना नदी निम्न में से किस पहाड़ी से निकलती है? भाई दक्षिण भारत की जो पेन्ना नदी है किस पहाड़ी से निकलती है? तो भाई ये नंदी पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्लियर। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। अब देखिए साथियों हम लोग रीजनिंग और मैथ के सवालों को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो जितना भी सवाल मैथ रीजनिंग का आएगा आप खुद से सॉल्व करेंगे। देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो साथियों ये आपका समीकरण दिया है ना, इसमें आपको प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस करना है, गुणा की जगह भाग रखना है, भाग की जगह गुणा रखना है। तो पहले ही समीकरण को आपको बनाना होगा। बनाइए समीकरण को। देखिए 48 ये प्लस है तो प्लस को माइनस में बदलना है, 36 भाग है तो गुणा में बदलना है, 36 भाई गुणा है तो भाग में बदलना पड़ेगा हमें, माइनस है तो प्लस में। ये समीकरण बन के तैयार हो चुका। इसमें बोर्ड में स्कीम लगाइए आप लोग। 48 माइनस 36 गुणे, अब देखिए ये 24 तो डायरेक्ट साथ 36 भाग नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, 36/24 कर सकते हैं, प्लस 50 कर सकते हैं। बहुत अच्छा बात। अब देखिए इसको काटिए भाई, किससे आप काट सकते हैं, 4 9 देखिए 36, 4 छंग 24, 6 36, 6 बार में कट जाएगा। अब देखिए साथियों यहाँ से 48 माइनस 6 9 54, ये देखिए 6 बचा, ये 9 बचा, यहाँ से 54 और ये प्लस 50 हो गया। ठीक, अब देखिए बॉर्डर स्क्रीन में अप्लाई करना है। ये देखिए प्लस 50, ये प्लस 48 से कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। 98 से ये देखिए माइनस 54 है, माइनस 54 करिए, आंसर आ जाएगा। निकालिए कितना आएगा भाई, यहाँ से आप सभी का भाई कितना आएगा, 44 आना चाहिए। 98 से 54 को घटाएंगे तो 44 आएगा। बिल्कुल देखिए सी ऑप्शन, तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप भाई सवाल को हल करेंगे। जब डायरेक्ट भाग नहीं जाएगा तो भाग का मतलब क्या होता है, बटा होता है। तो हमने क्या किया, बटा दे दिया भाई, 36/24 कर दिया।
ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। एक निश्चित कूट भाषा में ओबल को 26 35 और लेब को 57 62 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या है दोस्त मेरे? ओबल, OBAL, ओबल में 4 अक्षर, इसके अलग 4 कोड क्या है? 26 35, LABE, इसमें 4 अक्षर है, इसके अलग 4 कोड क्या है? 57 62। पूछा कि इसका भाई ई का कोड, तो ई तो हम हल करेंगे तो साथ ही कॉमन चेक करते हैं, लेकिन इसमें कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए ओबल में ई नहीं है भाई, लेकिन लेब में ई है, यानी कि हमारा आंसर इसी मिलेगा भाई। हमने आपको बताया जो अक्षर पूछा है जिस वाले में रहेगा उसी में आंसर होगा, तो इसी वाले में ई है भाई, लेब वाले में हमारा आंसर इसी में कोई कोड मिलेगा। तो आप देखिए साथियों जल्दी हल करने का तरीका, देखा भाई हम ई का कोड निकालने जा रहे हैं, तो इसमें तो हमारा आंसर होगा नहीं भाई ओवल वाले में, क्योंकि इसमें ई अक्षर नहीं है भाई, इसका मतलब इनके कोड में भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से आप लोग, ओवल में 6 है, ऑप्शन में 6 तो इसको काट दीजिए। 5 देखिए साथियों ओवल में, ऑप्शन में 5 काट दीजिए। फिर देखिए 2 आपका ओवल में, ऑप्शन में 2 काट दिए, बच रहा कौन सा? 7, तो यही ई का कोड हो जाएगा 7 मेरे दोस्त, सिंपल सा। ठीक, ऐसे भी आप सवालों को हल कर सकते हैं। पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड एलिमिनेशन वाला, जब कॉमन नहीं मिलता है तो एलिमिनेट कर देंगे, इनके कोड को एलिमिनेट करेंगे। जैसे देखिए ओवल में 2 है, लेब में 2 एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखिए 6 ओवल में है, लेब में 6 एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखिए साथियों 5 आपका ओवल में है, लेब में 5 एलिमिनेट हो जाएगा। बच रहा देखिए ओवल में 3 बच रहा है, लेब में 7 बच रहा है, तो जो अक्षर जिसमें रहेगा उसी में होगा ना जो पूछा रहेगा। तो ई देखिए लेब वाले में है, तो इसमें 7 बचा, तो ये आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे भी आप सवालों को हल कर सकते हैं भाई। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। यदि संख्या 47 31 56 28 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? यानी कि साथियों आरोही क्रम में पहले नंबर को आपको सेट करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। आरोही क्रम जानते हैं ना, छोटा से बड़ा, यानी कि असेंडिंग आर्डर। तो पहले मूल संख्या को लिख लीजिए भाई, जो प्रश्न में दिया है 47 31 56 28, इसको आप छोटा से बड़ा लिखिए। सबसे छोटा देखिए 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 7, ये तो भाई 1 से लेकर 8 तक नंबर हो गया। देखिए 4 से 1 बदल गया, 7 से 2 बदल गया, 3 से 3 अपने सेम पोजीशन पे, 1 से 4 बदल गया, 5 अपने सेम पोजीशन पे, 6 अपने सेम पोजीशन पे, 8 अपने सेम पोजीशन पे। तो दोस्त मेरे एक 3 है, एक 5 है, एक 6, एक 8 है, ये चारों साथियों अपने सेम पोजीशन पे हैं भाई। यानी कि 4 ऐसे अंक हैं जो कि अपनी स्थिति को बिल्कुल अपरिवर्तित कर रहे हैं। 3 5 6 8, यानी कि सॉल्व का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर? ओके, इस तरह से आप सॉल्व को हल करेंगे भाई। नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? दोस्त मेरे ये देखिए अक्षर और नंबर साथ में दिया है, तो ये वाला सॉल्व कैसे हल करते हैं? जब नंबर दे तो पहले नंबर को हल कर लेते हैं। देखिए 81 से 78 यानी कि -3 हुआ है, 78 से 75 -3 हुआ है, तो नंबर -3 कर लीजिए। 75 में से 3 घटाएंगे तो 72, यानी हमारा आंसर 72 में होगा। या तो सी होगा या तो डी होगा भाई। अब देखिए हमारा नंबर हल करने में 72 आ गया ना भाई, -3 का लॉजिक लगा। अब अक्षर को हल करेंगे। पहले अक्षर का रिलेशन बनाइए केवल, ओ क्यू और एस। ओ देखिए 15, क्यू 17, एस 19, 15 17 प्लस 2, 17 19 प्लस 2, और साथ 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 21 पे कौन अक्षर रहेगा? यू। तो देखिए 72 वाले में पहला अक्षर यू से शुरुआत किया है। अब देखिए साथियों पहला अक्षर यू मिल गया, नंबर 72 मिल गया। या तो साथियों दूसरा अक्षर क्यू आ जाएगा या तो आर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, पहला अक्षर तो मेरा दोस्त कौन आ गया? यू आ गया। अब देखिए दूसरे अक्षर के रिलेशन बनाइए, जेड डब्ल्यू टी, जेड डब्ल्यू टी, जेड 26, डब्ल्यू 23, टी 20, 26 से 23 -3, 23 से 20 -3, तो इसी प्रकार 20 में से 3 घटाएंगे 17, 17 पे क्यों, यानी दूसरा अक्षर क्यों आ गया भाई, यानी कि यूं क्यों भी 72 आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? नंबर 72 आया था, पहला अक्षर यू आया था, दूसरा क्यों आ गया था। इसमें देखिए यू आ रहे तो होगा नहीं का भाई। क्लियर? आप सभी को समझ में आया? ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व हल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 50 को। इस सॉल्व को हल करने के लिए आपके पास 2 मिनट का समय रहेगा। हल करिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ये साथियों श्रृंखला वाला नंबर सवाल दिया है,
153, 135, 117, 99, 81, ये तो सभी नंबर साथ ही घट रहा है। यानी अब ये तो आपको मालूम हो चुका होगा कि इसमें कुछ ना कुछ माइनस हुआ है। ठीक, तो बताइए इसमें कितने नंबर का रिलेशन लगा। तो घटाइए, देखिए 153 से 135 कैसे जा सकते हैं आप लोग। तो इसमें -18 हुआ है भाई। अब 135 से 117, इसमें भी -18 हुआ है। 117 से 99, इसमें भी -18 हुआ है। 99 से 81, इसमें भी -18 हुआ है। लॉजिक भाई इसमें -18 है। तो अब 81 में से 18 घटाइए, कितना आएगा? 11 में 60 घटा 3, इकाई अंक 3 की इसमें 63, यानी 63 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, ऐसे आप सॉल्व कॉल करेंगे जल्दी, वो भी सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर होंगे। क्लियर? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 51 को हल करिए। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित है। 13, 39, 3, 15, 75, 5। सबसे पहले छोटा से बड़ा लिखिए। देखिए पहले सेट को हल कर रहे हैं, 3, 13, 39। तो हमेशा हमने आपको बताया कि इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। आपको साथों ये सी वाला आंसर हमेशा लाना होगा भाई, ए बी का मदद लेकर। अब देखिए साथों, ए बी का मदद लेंगे तो 13 से 3। अब देखिए साथों डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए 3 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 39 हो जाएगा। यानी कि लॉजिक इसमें क्या है, ए इंटू बी करने से हमारा सी मिल गया। अब दूसरा देखिए भाई 15, 75, 5। तो सबसे पहले 5, फिर 15, फिर 75। तो साथियों मेरे 5 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो देखिए 75 आ जाएगा। 15, 75, यानी कि सेम लॉजिक है, ए इंटू बी करने पर सी। आप इसमें देखिए पहले तो भाई प्लस करके देखेंगे, माइनस करके देखेंगे, भाग करके देखेंगे, गुणा, ये 4 काम आपने कर दिया तो भाई आपको आंसर मिल जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर आंसर मिल जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है भाई, ए इंटू बी बराबर सी करने पर 15, 5, 75, लेकिन 25 दिया, 10 तिहाई 30, 12 तिहाई 36। देखिए सी वाला ऑप्शन 3, 12, 36। दोस्त मेरे 3 इंटू 12 करिए कितना होगा, 36 हो जाएगा। ठीक, तो सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? इस तरह से आप सॉल्व कॉल करेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 52 कॉल करिए। किसी निश्चित कुट भाषा में सी प्ले गिटार को SO TN YW के रूप में कुटबद्ध किया गया तथा प्ले चेस डेली को NJ BJ SO के रूप में कुटबद्ध किया गया। दी गई भाषा में प्ले को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा बताइए साथियों। सिंगल भाई प्ले का कोड पूछा है तो क्या करेंगे, इसमें कॉमन चेक करेंगे। इसमें देखिए कॉमन मिल जाएगा, सी प्ले, प्ले इसमें भी है और साथियों दूसरे वाले में भी प्ले है, यानी कि दोनों में प्ले कॉमन है। जब प्ले दोनों में कॉमन मिल जाएगा तो इनके दोनों कोड में भी आपको कोई ना कोई कॉमन जरूर मिल जाएगा। कौन सा कॉमन मिलेगा भाई, देखिए कहीं ना कहीं कॉमन मिलेगा। देखिए SO यहाँ पर भी है और SO यहाँ पर है। जिस तरह से पहले वाले कोड में SO कॉमन था दूसरे वाले में भी SO है, तो प्ले का कोड क्या है, SO हो जाएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? तो इस तरह से आप सवालों को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे अपने पेपर में भाई। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। 440 और 452 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है बताइए साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। 440 और 452 के बीच में मेरे दोस्त कितनी अभाज्य संख्या होती है? केवल 2 अभाज्य संख्या होती है। कौन कौन सी होती है ये आप याद रखिएगा। एक तो साथियों 443 होता है केवल, एक आपका 449 होता है भाई। ये दोनों अभाज्य संख्या होती हैं, याद रखिएगा भाई। अब कोई सोचेगा 441 भी तो है, नहीं। 441 साथियों जानते हैं किससे कट सकता है? 7 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, फिर उसका साथियों 113 से भी कट सकता है भाई। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन जो 443 और 449 अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल एक और अपने आप से कटती है भाई। क्लियर? ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। 1/20 2/50 का कितना प्रतिशत होगा? दोस्त मेरे 1/20 जो है 2/50 का कितना प्रतिशत? जब ये वाला सवाल पूछे ना तो आप सिंपल सा 1/20 लिखिए गुणा ये 2/50 है ना, इसको उल्टा लिख दीजिए, 50/2 गुणा 100 कर दिए। इसको हल कर दिए आपका आंसर आ जाएगा। 1/20 का 2/50% निकल जाएगा। हमेशा याद रखिएगा 1/20 तो आपको पूरा लिखना है, लेकिन ये 2/50 रहेगा इसको उल्टा लिख लेना है, 50/2 और मल्टीप्लाई लास्ट में 100 करना है आपको, भूलिएगा मत। इसको हल करिए आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों इसको कैसा हम हल कर सकते हैं भाई। दोस्त देखिए 100 में काटेंगे तो 50 बार में। अब देखिए ये 50 का गुणा 50 में करेंगे तो है 2500। अब नीचे देखिए 20 बचा है, ठीक।
अब इसे भाग कराएंगे 2500 का में 20 का भाग कराएंगे तो 0 0 कैंसिल। अब 250 का आधा हो जाएगा भाई, 2 का भाग 250 में दें कितना होगा 125%। यानी कि साथियों 120 1/20 जो है 2/50 का कितना प्रतिशत होगा 125% होगा। सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर होंगे। इस तरह से आप सॉल्व खोल करेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55 को। जॉन अपनी कक्षा में नीचे से 21वें स्थान पर और ऊपर से 33वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जब ये वाला सवाल आता है तो भाई नीचे का पोजीशन ले लीजिए, ऊपर का पोजीशन ले लीजिए, -1 कर दीजिए। 21 में 33 जोड़ेंगे तो भाई कितना होगा 54, 54 में से 1 घटा देंगे तो 53। यानी कि जॉन की कक्षा में कितने विद्यार्थी 53 विद्यार्थी। डी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आज के इस क्लास में बस इतना ही सवाल रहने देते भाई, ये पूरा आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए साथियों आप सभी का 55 सवालों में से लगभग कितना स्कोर बना, सभी स्टूडेंट ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को हर एक सवाल समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। लगातार साथियों इसी तरह क्लास आप सभी के बीच आने वाली है। पहले तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि क्लास आपकी पूरे 21 अगस्त तक चलने वाली है, जब तक कि आपका पेपर समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग भाई। गॉड ब्लेस यू, पढ़ाई करिए। कल मिलेंगे सुबह 8 बजे नए क्लास के साथ, एक नए पेपर के साथ, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। ठीक है, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और टाइम मैनेजमेंट के लिए डेली 2 मॉक टेस्ट लगाइए भाई, जो अभी आपके पास 13 से 14 दिन बचे हैं। ठीक है, अपने तरफ से पूरा मेहनत होने वाला है। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट भाई, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।